दोस्तों, आपने भी कभी ना कभी ये बात ज़रूर सोची होगी कि अनंत अंबानी के पास इतना बेशुमार पैसा है, इसके बाद भी वो अपना वेट कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे। आखिर पैसा तो बोलता है ना, पर यहाँ क्यों फेल हो गया। देखो, एक टाइम ऐसा भी था जब अनंत अंबानी ने अपना वेट काफ़ी कम किया था, पूरे डेडिकेशन के साथ, लेकिन फिर वेट वापस बढ़ गया। आखिर यहीं से एक सच सामने आता है कि लाइफ में कुछ प्रॉब्लम ऐसी भी होती है जो सिर्फ पैसों से सॉल्व नहीं होती। कभी कभी बॉडी एक ऐसे लूप में फंस जाती है जहाँ से बाहर निकलना इजी नहीं होता, और जब तक आप उस लूप को समझते हैं तब तक उस लूप को ब्रेक करना ही मुश्किल हो जाता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद उस लूप में फंस चुका था, और मैंने कैसे अपने आप को रिकवर किया वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अनंत का वेट इतना बढ़ कैसे गया। देखो, अनंत अंबानी को बचपन से ही बहुत सीरियस अस्थमा है, जिसमें लंग्स की हवा वाली नलियां सूख जाती है और सूज जाती हैं। सांस लेने का स्पेस कम हो जाता है और अल्टीमेटली नलियां पतली हो जाती हैं। इस वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है, बार बार खांसी आती है, साई साई की आवाज़ आती है और टाइट चेस्ट फील होता है। सॉल्यूशन के रूप में डॉक्टर इन्हेलर और दवाइयाँ यूज़ में देते हैं। इन्हेलर एक स्पेशल स्प्रे होता है जो नलियों को फिर से खोलता है और आसानी से सांस लेने में मदद करता है। दिक्कत की बात यह है कि इन दवाइयों में स्टीरॉइड्स होता है, और इन स्टीरॉइड्स का हाई डोजेस भूख बढ़ाता है, बॉडी में पानी रोकता है, मेटाबॉलिज्म को स्लो करता है और स्वेलिंग और पेट पर फैट जमा होने लगता है। इन सब चीज़ों से वेट अल्टीमेटली बढ़ जाता है। इन स्टीरॉइड्स के हाई डोजेस की वजह से अनंत का वेट 208 किलो तक भी चला गया था, और 2016 में उन्होंने सिर्फ 16 महीने में ही 100 किलोग्राम कम किया, वो भी सही तरीके से बिना किसी सर्जरी वगैरह के। लेकिन ये लगातार अस्थमा की दवाइयाँ लेने वाला लूप इतना गंदा है कि वेट कंट्रोल में रखना अनंत अंबानी के लिए भी इम्पॉसिबल सा हो जाता है। 2017 के टाइम्स ऑफ इंडिया के इंटरव्यू में नीता अंबानी जी ने ये बताया था कि उनका बेटा बचपन से ही गंभीर अस्थमा से पीड़ित है, इसलिए उन्हें बहुत सारे स्टीरॉइड पर रखना पड़ता है, जिसके कारण उनका मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा गया और उनका वजन बढ़ता चला गया। देखो, जब मैंने अपनी प्रॉब्लम को ऑब्जर्व किया तो मुझे पता चला कि अस्थमा की दवाई में बॉडी को रिलैक्स देने के लिए स्टीरॉइड होता है। वो कम मात्रा में होता है, लेकिन जितना भी होता है वो दिक्कत तो करता ही है, और अगर आप उसे डेली रूटीन में यूज़ करते हो तो वो आपकी बॉडी को जब नहीं मिलता तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी बॉडी रिएक्ट करती है और फिर से आपको अस्थमा उमड़ने लगता है। इसका सोल्यूशन मैंने अपने लिए यही निकाला कि सबसे पहले मुझे दवाई को बंद करना होगा, पर यह आसान नहीं था क्योंकि बचपन से बॉडी को उसकी आदत हो गई थी, और एकदम से अगर मैं उसको छोड़ता हूँ तो मेरी बॉडी पे बहुत बैड इम्पैक्ट भी पड़ सकता था, और वो मेरी लाइफ रिस्क के लिए भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट देता। मुझे ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई थी कि मुझे हर हफ्ते ये चीज़ होने लग गई थी, जिससे मेरी बॉडी का बैलेंस बिगड़ चुका था। अस्थमा का चलते चलते ही धीरे धीरे निमोनिया ने भी मुझे घेर लिया था। तो मैंने इसके बाद क्या किया, मैंने अपनी दवाई का रूटीन चेंज किया। जैसे ही मुझे निमोनिया फील होता, मैं अपनी दवाई को थोड़ा डिले करता। जैसे मुझे अभी अगर फील हो रहा है कि मुझे दवाई खाने की ज़रूरत है, तो मैं जितना डिले कर सकता था मैं उतना डिले करता। पर मैं एक बात को हमेशा नोट रखता था, जैसे मुझे अगर 4 बजे शाम में निमोनिया का लक्षण दिख रहे हैं तो मैं कोशिश करता कि रात के 10 बजे तक या जब तक मेरे को नींद नहीं आती तब तक मैं उसको ना खाऊं। मैं उसको हमेशा सोने से कुछ देर पहले ही खाता था, ताकि मेरा पूरे दिन में जो बॉडी डिसबैलेंस हुआ है वो शाम को दवाई खाने से ठीक होने लग जाए। क्योंकि जब मैं दवाई खा कर सोऊंगा तो हमारी बॉडी रात में पूरी तरह से उसको कवर अप कर लेती है। तो मैंने यही कॉन्सेप्ट अपने ऊपर भी लगाया और मैंने दवाई को रात में लेना स्टार्ट किया। मेरे को जब ज़्यादा लगता तभी मैं दिन में दवाई लेता, वरना मैं कोशिश करता था कि मैं रात को सोने से पहले लूँ। धीरे धीरे बहुत दिक्कत आई, लेकिन मैंने ये नहीं किया कि मेरी बॉडी को मेरे को लग रहा है कि ज़रूरत पड़ गई लेकिन मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ। मैं कंट्रोल करता था, डिले करता था, लेकिन मना नहीं करता था। मेरी बॉडी को अगर मेरे को लग रहा है कि अब मेरे को ले लेना चाहिए दवाई, तो मैं उस टाइम पे ले लेता था। मतलब क्या हुआ, मैंने जब धीरे धीरे अवॉइड करने लगा, टाइम डिले करने लगा दवाई को लेने में, तो मेरी बॉडी ने भी उसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया। इससे मेरी बॉडी एक अलग ही जोन में जाने लगी। वो जो मेरी बॉडी 17 साल से एक ही लूप में चल रही थी, वो धीरे धीरे थोड़ी शिफ्ट होने लगी। मुझे ये पता था कि रात को दवाई अगर मैं लूँगा तो रात को हमारा बॉडी रिलैक्स मोड में चला जाता है जब हम सोते हैं।
हमारा सोने के बाद हमारी बॉडी बहुत सारी एक्टिविटी करती है, जिसके बाद हमारी बॉडी रिलैक्स होती है। तो मैंने बस यही कॉन्सेप्ट लगा के अपनी दवाई को रात में शिफ्ट कर दिया। मैं दवाई अपनी रात को सोने से पहले लेता था, ना कि दिन में। जब मुझे लगता था कि मेरी दिन में प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, तभी जाकर मैं दिन में दवाई लेता था, वरना मैं कोशिश करता था कि जितना डिले कर सकूं उतना डिले करूं। पर सिर्फ एक ही रीज़न नहीं है कि मैं दवाई को डिले करूं, क्योंकि डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया है, आपको बताया है कि दवाई कैसे लेनी है। आप उस पर थोड़ा बैरियर लगा सकते हो एकदम से, लेकिन ज़्यादा नहीं। अगर आप एकदम से ज़्यादा बैरियर लगाओगे तो आपकी बॉडी डैमेज हो सकती है, उससे बहुत बड़ा असर भी पड़ सकता है। इसलिए बॉडी को धीरे धीरे शिफ्ट करना था मेरे को, एक साइड से दूसरी साइड की तरफ। ऐसे ही जो मेरे को 1 हफ्ते में निमोनिया हो रहा था, वो 1 हफ्ते से शिफ्ट होकर 2 हफ्ते पे चला गया। कुछ टाइम तक वो 2 हफ्ते पे रहा, फिर धीरे धीरे वो 1 हफ्ते भी होने लगा, 2 हफ्ते में भी होने लगा। फिर ऐसे ऐसे करके वो धीरे धीरे बढ़ के मेरे 1 महीने तक पहुंच गया। और एक टाइम ऐसा भी आ गया कि मुझे पता ही नहीं कि 1 महीने बाद वो मेरे को कब होने लगा, क्योंकि अब मेरे को बहुत टाइम हो चुका है, 2 साल हो चुके हैं और मेरे को अब निमोनिया की बिल्कुल भी शिकायत नहीं है। पर मैं आज भी कुछ चीज़ें फॉलो करता हूँ ताकि मेरे को वो चीज़ दोबारा ना हो। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि जब भी आप नहा के आओ तो अपने बाल को गीला बिल्कुल मत रखो। जब भी आप नहा के आते हो और आपके बाल गीले रहते हैं तो वो आपके माइंड से आपके बॉडी पे जाते हैं, जिस वजह से मुझे कई बार जुकाम खांसी फिर से स्टार्ट होती थी और धीरे धीरे निमोनिया और मेरी प्रॉब्लम और बढ़ती चली जाती थी। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, जब भी नहाता था तो मैं सबसे पहले अपने बालों को आके सुखाता था, ताकि वो सर्दी मेरे बॉडी के अंदर ना पहुँच पाए। बॉडी गीली रहती है उससे कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन अगर आपके सर के बाल बिल्कुल भी गीले हैं तो उससे आपको दिक्कत पड़ सकती है। आज भी जब मैं इस चीज़ का ध्यान नहीं रखता हूँ तो मुझे खांसी जुकाम फिर से होने लगता है और धीरे धीरे मेरी कंडीशन थोड़ी ख़राब होने लगती है। लेकिन मैं इस चीज़ का ध्यान रखता हूँ, इसलिए हमको बहुत टाइम से ये चीज़ नहीं हो रही है। देखो, तीसरा और सबसे मेन रीज़न जिस वजह से आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, जब आप पूरी तरह से फ्रेश नहीं होते हो। डेली सुबह फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। पेट साफ ना हो तो छाती पे असर पड़ता है, स्पेशली हम जैसे निमोनिया और अस्थमा वाले पेशेंट के साथ। तो ये रूटीन भी जब मैं गड़बड़ी करता था तो मेरी छाती चलने में दिक्कत आती थी, साए साए की आवाज़ आने लगती थी। ये चीज़ भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है जिन्हें निमोनिया और अस्थमा है। और एक और बात, मैं सबसे बड़ी गलती ये भी करता था कि जब मुझे खांसी जुकाम हुआ है तो मैं खांसी जुकाम की दवाई लेने के बजाय निमोनिया और अस्थमा की दवाई लिया करता था। अब बात को समझो, आपको निमोनिया एक अलग चीज़ है और खांसी जुकाम एक अलग चीज़ है। अगर आप खांसी जुकाम के टाइम पे भी निमोनिया की दवाई लोगे तो आप निमोनिया को और बढ़ावा दे रहे हो कि वो आपकी बॉडी में आती रहे। तो जब सिर्फ आपको खांसी जुकाम है तो खांसी जुकाम की ही दवाई लेनी है, ना कि निमोनिया और अस्थमा की। ऐसे ही धीरे धीरे मेरी ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो गई। तो मैंने अपनी लाइफ की रूटीन को ऐसे बदला और इस तरह से मैं इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने की कोशिश किया, जिससे मुझे आज भी बहुत ज़्यादा राहत मिली है। मैंने जब से ये चीज़ फॉलो की, धीरे धीरे मेरी दवाई लेना बंद हो गया। तब मुझे समझ आया प्रॉब्लम सिर्फ डिसीज़ नहीं होती, प्रॉब्लम वो लूप होता है जिसमें हम फंस जाते हैं, और जब तक हम उस लूप को तोड़ते नहीं तब तक कुछ चेंज नहीं होता। दुनिया में ऐसे लोग भी हुए हैं जिनको बोला गया था वो चल नहीं सकते, फिर भी वो दौड़े। कुछ लोगों को कहा गया था कि रिकवर नहीं हो सकते, पर वो वापस आए। इसमें से ही आपने कई लोगों का नाम भी सुना होगा जिन्हें डॉक्टर ने मना कर दिया। विल्मा रोडोल्फ, बचपन में ही उन्हें पोलियो हुआ था। डॉक्टर ने बोला था कि वो प्रॉपरली चल भी नहीं पाएंगे, पर उसने स्ट्रगल किया और आगे चल के ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल जीते। अरुणिमा सिन्हा, ट्रेन एक्सीडेंट में लेग चला गया, लोगों ने सोचा लाइफ खत्म, लेकिन उसने माउंट एवरेस्ट चढ़ा। युवराज सिंह, क्रिकेट करियर पीक पर कैंसर डिटेक्ट हुआ, डॉक्टर ने सीरियस कंडीशन बताई, ट्रीटमेंट के बाद वापस आए, इंडिया के लिए फिर खेले। लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग, टेस्टिकुलर कैंसर, रिकवर हुआ और साइकिलिंग चैंपियन बना। इस तरह के कई एग्जाम्पल हैं जो हमको बताते हैं कि हमें अपनी विल पावर पे भी ध्यान देना चाहिए। अगर हम अपनी विल पावर पे काम करते हैं तो शायद हमारी बॉडी हमारे अकॉर्डिंगली रिएक्ट करने लग जाए। हमें कॉन्शियस माइंड से नहीं, सब कॉन्शियस माइंड पे फोकस करना पड़ेगा। तो अगर आप भी किसी प्रॉब्लम में फंसे हो तो याद रखो, पैसा नहीं, विल पावर प्लस अवेयरनेस ही रियल पावर है, और एग्जिट हमेशा पॉसिबल होता है। बस आपको अपना सिस्टम समझना पड़ेगा। और बस मेरे को यही आपको बताना था कि मैंने किस तरह से रिकवर किया और किस तरह से अस्थमा और निमोनिया वाले पेशेंट अपने आप को रिकवर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अलग वीडियो में किसी अलग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अलविदा।